नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात तो होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की ही, लेकिन कुछ स्पेशल स्टेट्स पर, कुछ खास राज्यों पर हमारी तवज्जो रहने वाली है। कल 5वें चरण का मतदान होगा 49 सीटों पर। अब तक 379 सीटों पर मतदान हो चुका है, 164 बची हुई हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है? उत्तर प्रदेश अभी आधी से ज्यादा सीटों पर बटन दबाना बाकी है, लेकिन उसके अलावा जो राज्य हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये उन स्पेशल स्टेट्स में भी आते हैं। लगातार पिछले 2 महीने से हम 4 राज्यों का जिक्र कर रहे हैं कि ये स्विंग स्टेट्स हैं। मतलब सत्ता का झूला किस तरफ झूलेगा, वो इन राज्यों के नतीजे तय करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में 40, महाराष्ट्र में 48। ये 3 राज्य हो गए। आज हम कर्नाटक की बात नहीं करने वाले हैं, 28 सीटों वाला राज्य, क्योंकि वहां चर्चा हो चुकी है और चुनाव हुए भी, अब वक्त हो गया। तो जो ये 3 राज्य हैं, कुल मिलाकर यहां पर 130 सीटें, 1/4 से थोड़ी कम। और इन 130 सीटों में अगर हम सूबेवार आंकड़ा आपको बताएं 2019 का, तो बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। बीजेपी ने 17 की 17 जीती, जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी। जबकि अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो यहां बेहद जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ बीजेपी का खेमा दिखाई दिया था। 42 में से 18 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। यह एक नया इलाका था जहां कमल खिलता दिखाई दिया था। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो 48 में से 41 एनडीए के खेमे में, जिसमें 23 सीटें बीजेपी की थी। तो यह सीटें हो जाती हैं 98। 130 में से 98 सीटें, 80% से थोड़ा कम, ये एनडीए के खाते में गई थी। और बीजेपी, विशुद्ध बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 58 सीटें जीतती दिखाई दी थी। अब इसमें एक थोड़ा खेल भी है, उसको भी अंडरलाइन करना जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र में पूरा समीकरण, राजनीति की तासीर और जो राजनीतिक दल हैं उनका डीएनए ही बदल गया। शिवसेना 2 फाड़ हो गई, एनसीपी 2 फाड़ हो गई। और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने 2 फाड़ होने से पहले महाविकास आघाड़ी नाम का एक गठबंधन भी बना लिया था। यह 2019 के बाद के चुनाव में हुआ। तो हम वो 18 सीटें जो शिवसेना ने जीती थी उन्हें भी हटा सकते हैं एनडीए की टैली से। पर एक बड़ा पर है, ऐसा नहीं है पूरी शिवसेना गई। भाई एकनाथ शिंदे की शिवसेना अब असल शिवसेना हो गई, अजित पवार की एनसीपी असल एनसीपी हो गई। तो ये 18 सीटें सीधे के सीधे हम कैसे घटा लें? घटाते हैं तो 80 पर आता है एनडीए का आंकड़ा। और एनसीपी भी 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, तो एनसीपी की सीटें हम किस खाते में जोड़ें? यह भी अपने आप में गणित है एक। और आंकड़े, आज की तारीख में आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। क्योंकि जो चुनाव शुरू हुआ था ताल ठोकने से, अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। अब 400 की गूंज कम सुनाई दे रही है। अमित शाह बोल रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बहुत कम बोल रहे हैं। और बहुत से जानकारों का मानना यह भी है कि 400 पार का नारा कहीं बैकफायर तो नहीं कर गया है कि भाई इससे संविधान बदल देंगे। दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में तो है ही वो डर, और बढ़ तो नहीं गया है कि सुरक्षा कवच हमसे छीन लिया जाएगा। कल हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है और वहां पर राम, राहत मतलब लॉ एंड ऑर्डर और राशन कि इसकी गूंज पर और डबल इंजन सरकार, 2 जो चेहरे हैं, मोदी और योगी, नैया पार लगा देंगे। वो विश्लेषण हमने किया था और उसमें एक बात सामने आई कि राम नहीं बल्कि संविधान क्या बड़ा मुद्दा बन रहा है।
जमीन पर वो अंडर करंट अब संविधान को लेकर हो गया है और ये आरक्षण, रोजगार, महंगाई इनसे भी जुड़ जाता है। चुनाव का स्थानीयकरण भी हो गया है, लोकल हो गए हैं चुनाव, हैं ये राष्ट्रीय फलक वाले चुनाव, ये लोकसभा के चुनाव हैं। इसमें भी कोई शको शुबा नहीं होना चाहिए, पर स्थानीय पुट हावी होने लगा है क्या? 2019 में हमने देखा था राष्ट्रवाद का पुट, हिंदुत्व का पुट और लाभार्थी यानी कि राशन और वो राहत वाला फैक्टर, ये अच्छा बड़ा फैक्टर था। तो ये तीन राज्य क्या कहानी बयां कर रहे हैं? ममता बनर्जी कहने को इंडिया का हिस्सा है, फिर से कहने लगी हैं कि मैं तो इंडिया का हिस्सा हूं, पर वहां एकला चलो का राग अलाप रही है। कांग्रेस वाम खेमे के साथ कोई गठबंधन नहीं, तो वहां दरअसल लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया नहीं है, वहां लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी हो रही है। और बिहार की बात करें तो इंडिया के रचयिता वापस एनडीए में चले गए। वो कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं या वो जो पुट था, वो जो एक वोट बैंक है नीतीश कुमार के पास, जिस तरफ जाता है वहीं समीकरण और राजनीतिक खेल को बदल देता है। 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ गए तो सूपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी का। एनडीए के साथ रहते हैं तो बीजेपी को फायदा देते हैं। वही होता दिखेगा क्या? और जो खेल हुआ है महाराष्ट्र में वो तो जबरदस्त है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें कहीं हैं तो वो महाराष्ट्र में है, और वहां विरासत की लड़ाई है, असली नकली की लड़ाई है, वहां धोखा और खोखा, इसकी गूंज भी साफ सुनाई दे रही है। इसमें एक और आंकड़ा आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 44% वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी वॉज अ वेरी क्लोज सेकंड, 41% वोट बैंक। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने अपना वोट प्रतिशत 4% और बढ़ा लिया था, और बीजेपी 3% गिरकर 38% पर आ गई थी, 10% का फर्क। लेकिन भाई ये राष्ट्रीय चुनाव है, पर राष्ट्रीय चुनाव लोकल हो रहे हैं तो विधानसभा चुनाव की वानगी दिखेगी क्या वोट फीसदी में? ये अपने आप में अहम सवाल हो जाता है। और यही निगाह हम बिहार में डालें तो बिहार में बीजेपी के 24% वोट बैंक था और वो जुड़ गया जेडीयू के 22%, एलजेपी के 8% के साथ, तो ये 54% वोट बैंक हो गया था, 54%। और कांग्रेस और आरजेडी का मिलकर 23% ही था, तो 30% का एक बफर है। वो पाट पाएगा क्या विपक्षी महागठबंधन बिहार में? और महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी के 28% थे और शिवसेना के 24%। यह 52% वोट बैंक हो गया था। तभी 41 बाद में एक निर्दलीय भी आ गया था, तो 42 सीटों के साथ एनडीए खेमा 48 में से जीतने में कामयाब हुआ था। कांग्रेस और एनसीपी की 16% वोट थी, यानी कि 32%। अब 24% शिवसेना का किसके पास ज्यादा पुट जा रहा है? 2/3 माने, यानी कि 16% ही चला जाए महाविकास अघाड़ी में, चला जाए, मैं कह नहीं रहा हूं कि चला जाएगा, तो यह 48% हो जाता है। तो बीजेपी पीछे रह जाएगी क्या, या ये सिर्फ कागजी गणित है? आज इसी गणित को फैलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नतीजे आएंगे तो 3 स्विंग स्टेट्स क्या खेल दिखाएंगे, और 4 जून की ताल, किसकी रणनीति बेमिसाल? रणनीति की भी बात हम करने वाले हैं।